MGT 501 जिसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिर्फ MCQs बल्कि सब्जेक्टिव भी कवर करवाऊंगी ताकि एक ही वीडियो आप लोगों के लिए MGT 501 के लिहाज से इनफ रहे और आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएं इंशाल्लाह। सो आपने करना क्या है, अपनी सारी वीडियो को डिटेल से सुनना है, याद करना है और अपना फोकस पूरा का पूरा वीडियो के ऊपर ही रखना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो। और मैं प्रेफर करूंगी कि पेपर देने से एक दिन पहले, एक घंटा पहले या उसी दिन, बस पेपर देने से कुछ टाइम पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें और आपको अच्छी तैयारी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट लेसन। मैं आप लोगों को लेसन वाइज लेके चल रही हूँ। आपके सारे एमसीक्यूज और सारे ही सब्जेक्टिव पार्ट की शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, और जिनका जस्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जस्ट एमसीक्यूज है, वो भी इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज स्पेसिफिकली एंड डिसाइडिंग ऑफ पावर पीरियड एक्शंस इन एडवाइस टू अचीव दी गोल्स। ठीक है, प्लानिंग जो है वो स्पेसिफिकली ये होता है कि आपने क्या डिजाइन करना है, ऐसे डिसाइड करना है, आपने क्या स्पेसिफाई करना है, ऐसे एक्शंस जो कि हम लोग किसी भी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। सो आपका एमसीक्यूज बन क्या सकता है, डैश इज स्पेसिफिकली आर डिसाइडिंग ऑफ अ पावर पीरियड एक्शंस इन एडवांस टू अचीव द गोल्स। सो आपने प्लानिंग पे टिक करके आना है। इस तरह से ये आपके एमसीक्यूज बनते हैं। पूरी लाइन में से कोई भी एक लफ्ज जो है वो मिस करके एमसीक्यूज बना देते हैं। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज नीड टू अचीव द गोल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन है तमाम ही ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की जिसकी हमें जरूरत होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। और लीडिंग क्या होता है? लीडिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज बन के आए तो याद रखने की लीडिंग जो है वो क्या करता है? डायरेक्ट करता है, इनकरेज करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉयज के साथ इंडिविजुअली या फिर इन दी ग्रुप। तो ये काम होता है एक लीडर का। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग में ये होता है कि कंट्रोलिंग मीन्स टू गेट अ जॉब डन इन द गिवन टाइम। ठीक है, कंट्रोलिंग मीन्स कि जो भी आपको टास्क दिया गया है वो दिए गए टाइम पर मुकम्मल हो जाए। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से क्या मुराद होगा? एफिशिएंसी इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, ये रेशियो है इनपुट और आउटपुट की डूइंग थिंग्स राइट। सो आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनपुट और आउटपुट डूइंग थिंग्स राइट। तो एफिशिएंसी वाले एमसीक्यूज पे आपने टिक करके आना है। नेक्स्ट है जी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इट इज द डिग्री टू विच द ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट कोरस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके बाद है जी सिनर्जी। सिनर्जी में क्या होता है? द कांसेप्ट स्टेट दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, सिनर्जी में क्या होता है कि हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि स्टेट करता है कि पूरा जो है वो ग्रेटर देन है अपने पार्ट से। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 5, फिफ्थ यूनिट इज द सिनर्जिक इफेक्ट, यानी कि टोटल, यानी कि टू एक पार्ट है ना और देन दूसरा पार्ट है, एक दोनों पार्ट्स का जो सम बनता है ना वो हमारे पास क्या होता है? सिनर्जी। नेक्स्ट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की डेफिनेशन ये एमसीक्यूज आया तो याद रखना कि द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल बिहेवियर ट्रेट्स दैट डिस्क्राइब अ पर्सन इज कॉल्ड द पर्सनालिटी। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज द मेंटल प्रोसेस टू पे अटेंशन। ठीक है, परसेप्शन से रिलेटेड याद रखना कि परसेप्शन एक मेंटल प्रोसेस है कि हम लोगों ने क्या करना है? अटेंशन देनी है। एटीट्यूड क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ फीलिंग्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स वो होते हैं कि एथिक्स मींस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। ठीक है, एथिक्स मींस एथिक्स रूल्स या प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कंडक्ट क्या चीज राइट है और क्या चीज रॉन्ग है। उसके बाद है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो तमाम इंडिविजुअल्स या ग्रुप जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को, वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स आर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद है जी प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन इन एंटीसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस से रिलेटेड एक्शंस को चेंज करना क्या कहलाता है? प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स देना। रिएक्टिव रिस्पॉन्स। अब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में फर्क याद रखना है कि रिएक्टिव में क्या होता है? इट इन्वॉल्व सिंपली रिएक्टिंग इन्वायरमेंट चेंजेस आफ्टर दे अकर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन इन एंटीसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सिंपल रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस जब ये अकर हो सकती है। ठीक है, सो प्रोएक्टिव अकर होने से पहले और एक्टिव जो है रिएक्टिव क्या होगा अकर होने के बाद। ये फर्क छोटा सा है लेकिन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है तो इसको याद रखना। अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? इट इज द राइट टू मेक डिसीजंस, टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ ऑथर्स, टू गिव ऑर्डर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स को आप क्या कहोगे? एग्जीक्यूटिव्स आर द टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये आपका। तो आगे होते क्या है? ये रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली टू द कॉर्पोरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। उसके बाद है जी एचआर जर्नलिस्ट। एचआर जर्नलिस्ट कौन
कौन होता है? आर पीपल हु परफॉर्म टास्क इन वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एरियाज आर कॉल्ड द एचआर जनरलिस्ट। नेक्स्ट है जी एचआर स्पेशलिस्ट। एचआर स्पेशलिस्ट क्यों होते हैं? स्पेशलिस्ट में बी एचआर एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट, या तो एचआर एग्जीक्यूटिव हो सकता है, मैनेजर्स हो सकता है, या नॉन मैनेजर्स हो सकते हैं, जो टिपिकली कंसर्न होता है विद ओनली वन ऑफ द फंक्शनल एरियाज ऑफ एचआरएम। ठीक है, कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के किसी एक फंक्शंस के साथ कंसर्न होता है, जिस एक स्पेसिफिक सिस्टम के साथ, वो एक एचआर स्पेशलिस्ट होता है। उसके बाद है फेयर एम्प्लॉयमेंट। फेयर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एम्प्लॉयज के डिसीजंस जो है वो इफेक्ट नहीं करते किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की तरफ से। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? टू मेक एन एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस नॉट टू ऑन द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट जॉब रिलेटेड फोर्सेस, या फिर सिचुएशन जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस जो है वो इफेक्ट करें डिस्क्रिमिनेशंस को। ग्रुप क्या होते हैं? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, अगर सब्जेक्टिव पार्ट भी आ रहा है तो ग्रुप से रिलेटेड याद रखें कि ग्रुप इज डिफाइंड एज टू और मोर इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर गोल्स। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप कहलाता है। ग्रुप की 2 तरह के टाइप्स हो सकती हैं, एक होता है फॉर्मल ग्रुप और दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप्स आर वर्क ग्रुप दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक असाइनमेंट और टास्क। इनफॉर्मल में क्या होता है कि एक फॉर्म्ड नेचुरली ड्यू टू सोशल रिलेशंस। ठीक है, सोशल रिलेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉर्मली सिस्टम जो है वो फॉर्मल लेवल पे ही ग्रुप बनेगा ना, तो नॉर्मल चिट चैट को हम लोग इनफॉर्मल ग्रुप कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी टीम। टीम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ हाईली इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ठीक है, टीम मतलब एक ग्रुप ऑफ हाईली इंडिपेंडेंट मेंबर्स कमिटेड टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन गोल। ठीक है, अब याद रखना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जब मिलना होता है वो ग्रुप कहलाता है। और टीम क्या होता है? टीम में हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं। अब टीम के टाइप्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, आप लोगों का एमसीक्यूज भी बन सकता है इन पे कोई 3 आप लोगों को दे देंगे टीम्स के टाइप और बोलेंगे इनमें से कोई एक नहीं है तो वो वाली मार्क करें, तो आप लोगों को मार्क करना आना चाहिए, तभी आएगा जब आपको चारों टीम्स के नाम पता होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइप्स ऑफ टीम्स क्या होंगे? सेल्फ मैनेज्ड, क्रॉस डिपार्टमेंटल, क्वालिटी सर्कल्स एंड देन वर्चुअल टीम्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में क्या होता है कि एनी डिफरेंस अमंग पीपल, एज, प्रोफेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लाइक स्टाइल, टेन्योर विद द ऑर्गेनाइजेशन आर पोजीशन। द सोर्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इसमें ओल्डर वर्कर्स, जेंडर, एजुकेशन, रिलीजियस, कल्चर, डिसेबिलिटीज, इमिग्रेंट्स वगैरह ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्टिवेट अ डाइवर्स वर्कफोर्स। ये आप लोगों का क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन किसी डाइवर्स वर्कफोर्स को कल्टिवेट कर सकती है, तो इसमें आप लोग 5 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। सिक्योरिंग टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट, अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज, डेवलपिंग एम्प्लॉयज एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज। एचआर मैनेजमेंट क्या होता है कि सिंपली इट इज ए मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन आर पीपल और इट्स प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द डिफरेंट रिसोर्सेज इन सच अ वे टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट इज चैलेंजेस फॉर एचआरएम इन द चेंज एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट में एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं? सो ये आगे आप लोग इसमें खुद ही लिख के आ सकते हो, मेन आप लोग हेडिंग याद कर लेना। सो पहली इसमें हेडिंग क्या होगी? इन्वायरमेंटल चेंजेस। दूसरा चैलेंज होता है ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज। तीसरा चैलेंज होता है इंडिविजुअल चैलेंज। और ये इंपॉर्टेंट 3 चैलेंज आप लोग याद रखना। पहला क्या था हमारे पास? पहला इन्वायरमेंटल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एंड देन तीसरा इंडिविजुअल चैलेंजेस। आगे ये चैलेंजेस इसमें आप लोग खुद भी लिख के आ सकते हो। मेन चीज हेडिंग होती है, हेडिंग आप लोगों की बिल्कुल एक्यूरेट हो तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने के काफी चांसेस होते हैं, लेकिन हेडिंग से रिलेटेड ही आगे लिखे आना, ये नहीं कि कुछ और ही लिखा हो, लेकिन हेडिंग जो है वो मेन फोकस रखा करो अपना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई आर वी कंसर्न विद एचआर मैनेजमेंट। हम लोग एचआर मैनेजमेंट के साथ कंसर्न क्यों होते हैं? आप लोग कोई से 3 पॉइंट याद कर लो, इनफ होंगे। पहला क्या आप लोग याद कर लो कि हम लोग एचआर मैनेजमेंट के साथ कंसर्न इसलिए होते हैं कि ये हेल्प करता है गेट रिजल्ट्स थ्रू अदर्स, कि हम दूसरों के थ्रू रिजल्ट हासिल कर सके। इट हेल्प्स यू टू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स, और ये हेल्प करता है गेन करे कम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये हेल्प करता है अट्रैक्ट पीपल्स वगैरह में। उसके बाद है जी एचआर मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर हु परफॉर्म मैनेजमेंट फंक्शंस। एचआर मैनेजमेंट के टाइप्स क्या होंगे हमारे पास? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सीनियर या टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। टेक्निकल मैनेजर्स जो कि मिडिल मैनेजर्स होते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर्स जो कि लोअर और लाइन मैनेजर्स होते हैं। और ये आप लोगों का इतना के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है ना, कि आप लोग देखना ये आपके पेपर में रिपीट हुआ होगा। सो स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल मैनेजर्स, ये तीनों आप लोग मैनेजर्स के टाइप्स याद रख लो। और ये होते कौन से? सीनियर कौन से होते हैं, मिडिल कौन से होते हैं, लोअर कौन से होते हैं, ये फर्क आप लोग याद रखना। ठीक है, बेसिक फंक्शंस कौन से होते हैं? बेसिक फंक्शंस टोटल 3 ही होते हैं।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, इसके ऊपर ना आपका बन के आ सकता है क्या कहते हैं उसको, कॉलम समटाइम बना के दे सकते हैं कि कोई लाइन लिख देते हैं, कहते हैं कि इनमें से फाइंड करो, प्लानिंग से मैच कर, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, लीडिंग से, कंट्रोलिंग से। तो ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है जी मैनेजरल स्किल्स। मैनेजरल स्किल्स कौन सी होती है? मैनेजरल स्किल्स टोटल 3 टाइप्स की होती हैं, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स वो होती हैं जो कि नॉलेज ऑफ प्रोफिशिएंसी पे हो, ह्यूमन स्किल्स वो होती हैं जो एबिलिटी टू वर्क वेल पे हो, और कंसेप्चुअल स्किल्स वो होती हैं जो एबिलिटी टू थिंक पे हो। सो ये फर्क आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है जी रूल्स ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के रूल्स कौन से होते हैं? सबसे पहला इसमें रूल्स होता है इंटरपर्सनल रूल्स, जिसमें डन बाय लाइन मैनेजर्स होता है, इंफॉर्मेशनल रूल्स जो कि मिडिल मैनेजर की तरफ से होता है, और तीसरा रूल्स क्या होगा जी, डिसीजनल रूल जो कि डन बाय टॉप मैनेजर्स की तरफ से होता है। हेडिंग्स पे मेन फोकस रखें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग में आता है गोल। Goal means is it to keep a stable workforce that meets needs of the organization. Strategic planning क्या होता है? It is the process by which top management determine करता है overall organization purpose and objectives and how they are to be achieved. Benefits of planning. Planning के benefits पे आपका 5 marks का क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना कि help करता है planning job assignments, help करता है cope with the fluctuation in staffing, and then identifies the recruiting needs and then provides other useful. Important for HR प्लानिंग ये नहीं आएगा। अच्छा जी, फोरकास्टिंग ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स 2 एक्टिविटीज। प्लानिंग की प्लानिंग की फोरकास्टिंग में आप लोगों की 2 एक्टिविटीज हो सकती है, मॉनिटर करना करंट एचआर प्रोग्रामर्स को और पर्सनल स्टाफिंग लेवल्स को, इन्वेस्टिगेट करना फ्यूचर एचआर नीड्स को एंड देन कंसर्न्स को। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगी प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये आप लोगों के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अपने टाइम पे जब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तब मेरा ये फोकस होता था कि एंड टाइम पे पेपर्स में अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो कि मेरी अच्छी तैयारी करवा दे, लेकिन मोस्टली नहीं मिलती। तो अपने टाइम की नीड को फील करते हुए मैंने आप लोगों की हेल्प यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों को नॉट जस्ट मैनेजमेंट, सीएस, आईटी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सब ही सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मिड और फाइनल की प्रिपरेशन करवाती हूँ, और साथ ही आप लोगों के असाइनमेंट्स भी करवाती हूँ। सो फॉर माई मोटिवेशन आप लोगों का काम भी बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर कर लिए थैंक यू सो मच। ऑन दी अदर हैंड इसी चैनल पे मैं आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज पे भी इंप्रूवमेंट करवा रही हूँ, ताकि हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की इंग्लिश इंप्रूव हो। एज यू ऑल नो कि अगर इस ग्रोइंग वर्ल्ड में आप लोग इंप्रूव होना चाहते हो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप लोगों को इंग्लिश ज़रूर होना आनी चाहिए, ये बेसिक नीड है। सो इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल पे देखते रहना, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो सच में थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास सप्लायर्स हु वर्क्स फोरकास्टेड। अच्छा जी, सप्लायर्स कौन से होते हैं जो कि वर्क्स करते हैं फोरकास्टिंग से रिलेटेड? कैन बी सेटल्ड डाउन थ्रू रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग, रिड्यूस्ड ऑनर्स, अर्ली रिटायरमेंट एंड देन ले ऑफ्स होते हैं। उसके बाद है जी शॉर्टेज ऑफ वर्क फोरकास्टिंग, ये नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं उसको फिलहाल स्किप कर रही हूँ इस फाइल में से, क्योंकि बेसिकली मकसद मेरी यही है कि एंड टाइम पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। सो बेसिक फंक्शन ऑफ एचआर डेवलपमेंट कौन से होते हैं? ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ये आप लोगों को मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि कॉलम बना के दे सकते हैं कि चूज करो। याद रखना कि स्टाफिंग आप लोगों ने किस पे ऊपर सेलेक्ट करना है कि जब आप लोगों की लाइन आए। ऑर्गेनाइजिंग नीड्स क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स इन स्पेसिफिक जॉब्स एट स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम्स इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश इट्स गोल्स। एचआर डेवलपमेंट में क्या होगा, नॉट ओनली इंक्लूड करता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को, लेकिन इसमें क्या भी इंक्लूड होता है कि ये इंक्लूड करता है इंडिविजुअल्स के करियर प्लानिंग को, डेवलपमेंट एक्टिविटी को और अप्राइजल को। उसके बाद है जी कंपनसेशन एंड बेनिफिट, इसमें क्या है कि ये इंक्लूड करता है ऑल रिवार्ड्स गिवन टू एम्प्लॉय। सेफ्टी एंड हेल्थ में क्या होगा, सेफ्टी रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम इंजरीज एंड हेल्थ रेफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। उसके बाद है जी एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस टू मेंटेन गुड रिलेशंस बाय बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ, ठीक है। एम्प्लॉयड एंड लेबर रिलेशंस का क्या होता है कि मेंटेन करता है अच्छा रिलेशनशिप किनके दरमियान, मैनेजर्स और स्टाफ के दरमियान। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च क्या होता है, मैनेजमेंट ने रिसर्च लफ्ज है, ठीक है। रिसर्च में क्या होगा, इट्स टू रिसर्च एफिशिएंट कैपेबल वर्कर्स फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद है जी इंटर रिलेशनशिप आर एचआरएम फंक्शंस, ये क्या कहते हैं, ऑल फंक्शंस जो कि हाईली इंटर रिलेटेड होते हैं। सो ये सारे क्या थे, बेसिक फंक्शंस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है कि आ सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकॉम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क। वाई टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल कैन बी मोर प्रोडक्टिव बाय वर्किंग इन ग्रुप्स देन अलोन। सो इसमें टाइप्स याद रख लो कि ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप की होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आप लोगों का बेसिकली इंपॉर्टेंट है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, ऑफिशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस अनऑफिशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस ऑफ द टुडेज ऑर्गेनाइजेशंस, आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस को चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, डाइवर्स वर्कफोर्स का, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का, रिस्पॉन्सिवनेस का, रैपिड चेंजेस एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सारे क्या है आज की ऑर्गेनाइजेशंस के चैलेंजेस। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंट ऑफ एचआर एंड बेसिक फैक्टर्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इसमें जी आता है मिशन, पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये थोड़ा बहुत याद रख लो, क्या पता आ ही जाए, लेकिन इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर देख ही लें सो क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं। इंटरनल कोई से चार रख लो, इंटरनल होंगे मिशन, पॉलिसीज, कॉर्पोरेट कल्चर और एम्प्लॉयज। और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे, इन्वायरमेंट के, लेबर फोर्स, लीगल कंसिडरेशन, सोसाइटी, यूनियंस, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है जी वाई अंडरस्टैंडिंग द लीगल इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट। लीगल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है कंपनी को कि वो राइट थिंग्स करे, ये हेल्प करता है कंपनी को रियलाइज करे लिमिटेशंस ऑफ एचआर आर लीगल डिपार्टमेंट्स, और एंड इट लिमिट्स पोटेंशियल लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, होप सो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। और मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूंगी स्टूडेंट्स के, अगर बिल्कुल भी आप लोगों को कुछ नहीं आता तो क्वेश्चंस को ध्यान से फोकस से सुन के ना कुछ आंसर उससे रिलेटेड जरूर लिख के आया करो, मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी मीन्स के लाइन अथॉरिटी entitles a managers to directly the work of an employee. It is the employer employees authority relationship that extends from top to bottom. A line manager जो है वो डायरेक्टली वर्क करता है एम्प्लॉयज के साथ और मेक करता है और बनाता है सर्टेन डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, किसी दूसरे को कंसल्ट किए बगैर खुद ही डिसीजंस वो बनाता है और एम्प्लॉयज के साथ वर्क करता है। कौन, लाइन अथॉरिटी। इसके बाद स्टाफ मैनेजर, ये स्टाफ अथॉरिटी मैनेजर कौन होता है, स्टाफ अथॉरिटी हैव स्टाफ अथॉरिटी के स्टाफ मैनेजर के पास स्टाफ अथॉरिटी होती है कि ये क्या करता है कि ये लाइन ऑफ आर स्टाफ बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एज ऑर्गेनाइजेशन गेट लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होती है, लाइन मैनेजर क्या करता है, फाइंड करता है दे डू नॉट हैव द टाइम, एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज, इसके पास इतना टाइम नहीं होती, बहुत बिजी होता है। फंक्शनल कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा जी लाइन मैनेजर क्या होता है, और authorized to direct the work of subordinates. There are always someone's boss in addition, ये हमेशा किसी न किसी का बॉस होता है। कौन, लाइन मैनेजर। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इससे रिलेटेड आई थिंक थोड़ा अच्छा जी ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये भी याद रख लो कि लाइन मैनेजर्स में क्या होता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इंप्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस एंड देन गेनिंग क्रिएटिव कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है जी 3 4 5 याद रख लो, बहुत है ये, 10 के 10 याद करने की जरूरत नहीं है। स्टाफ मैनेजर ये क्या करता है कि ऑथराइज होता है कि ये असिस्ट करे और एडवाइस दे लाइन मैनेजर को। ठीक है, लाइन मैनेजर को एडवाइस कौन देता है, स्टाफ मैनेजर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना, इन अकॉम्प्लिशिंग दिस बेसिक गोल्स एचआर मैनेजर्स आर जनरली स्टाफ मैनेजर्स। एचआर मैनेजर जो है वो जनरली स्टाफ मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आप लोग खुद लिख के आ सकते हो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ से लीगल कॉन्टेक्स्ट टू एचआर डिसीजंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मेजर फेडरल लॉज इंपॉर्टेंट है जी। मेजर फेडरल लॉज कौन से होते हैं, यूएस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस दैट वर मेड इन द पास्ट में नो लॉन्गर बी फिजिबल इज आर द यूएसए मेजर फेडरल लॉज। उसके बाद है जी इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963, इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963, ये आप लोगों का एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। कोई भी ये लाइन आप लोगों की प्रोवाइड कर देंगे और बोलेंगे कि ये किसके अकॉर्डिंग है, तो याद रखना इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 से था। ये कहते हैं दिस लाइन रिक्वायर्स द सेम पे फॉर मैन एंड वीमेन who do the same job in the same organization. Basically this law provides protection against discrimination based upon sex. अच्छा, इसमें क्या है कि इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 ने हम यही कहते हैं कि चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर वो किसी पोजीशन पे सेम जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 की सिविल राइट से रिलेटेड हमें क्या कहा गया था, एम्बेडेड बाय सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1991। अच्छा जी, इसमें क्या दी एक्ट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन आर रिलेशनल ओरिजिन्स, एज डिस्क्रिमिनेशन। इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1967 एडा, इसमें कहते हैं एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट एडीई
ADEA, इसने क्या किया था, ये अमेंडेड हुआ था 1978 1986 में, जिसने प्रोहिबिट किया था एम्प्लॉयज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हु वर ओवर 40s of year. Their latest amendment not only gives older employees the option to continue working past the age 70. अच्छा जी, बेसिकली याद रखना कि एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1967 ने ये कहा था कि जो बंदा 40 साल से ऊपर तक की एज है वो 70 साल की एज तक भी वर्क कर सकता है, ठीक है। ये क्या था, 1967 में था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये आपका। उसके बाद द अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट एडीए। अच्छा जी, अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये एक्ट आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो फोकस रखें अपना, ठीक है। सो डिसेबिलिटी एक्ट में क्या कहा था, अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट एडीए पास्ड इन 1990 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स जो कि डिसेबिलिटीज के साथ हो, उनसे रिलेटेड एक्ट कब हुआ था, 1990 में हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11246, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि, अच्छा बोल ही देती हूँ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11246 में क्या होता है कि एवरी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और एजेंसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन टू अ प्रोग्राम इन्वॉल्व करे फेडरल फाइनेंशियल असिस्टेंस विद रिक्वायर्ड अधेरेंस टू अ पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एज अ कंडीशन ऑफ द अप्रूवल। इतना बड़ा एमसीक्यूज नहीं बन गया। अच्छा जी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS में क्या हो गया, HRIS आर दी सिस्टम जो कि यूज किए जाते हैं कलेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड, स्टोर, एनालाइज एंड रिट्राइव डेटा कंसर्निंग एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वाई जॉब एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। जॉब एनालिसिस क्यों परफॉर्म की जाती है? जॉब एनालिसिस इज कंडक्टेड अंडर फॉलोइंग सिचुएशन, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड की जाए और जब न्यू जॉब जो है वो क्रिएट की जाए। नेक्स्ट जॉब एनालिसिस से रिलेटेड आप लोग खुद भी लिख के आ सकते हो। जॉब एनालिसिस मेथड्स कौन से होते हैं, तो मेथड्स आप लोग याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला मेथड कौन सा है, द इंटरव्यूअर, दूसरा है क्वेश्चनैरियो, तीसरा है ऑब्जर्वेशन, चौथा है पार्टिसिपेंट डायरीज, लॉगोस एंड देन क्वालिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक। ये मेथड आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। सो PAQ एंड DOL में फर्क भी इंपॉर्टेंट है। सो PAQ की सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रख लो, क्या होगी, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनैरियो is a questionnaire used to collect quantifiable data concerning the duties and responsibility of various jobs। जबकि DOL क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर, जो कि स्टैंडर्डाइज करता है मेथड फॉर रेटिंग, ठीक है। ये मेथड किसके लिए होता है, रेटिंग के लिए होता है, क्लासीफाई करता है और कंपेयर करता है वर्चुअली हर काइंड ऑफ जॉब के ऊपर, जो कि डेटा के ऊपर हो या फिर पीपल के ऊपर हो या थिंग्स के ऊपर हो। नेक्स्ट है जी सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा कौन से होते हैं, एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, मैनेजर, जॉब एनालिस्ट, ये भी एमसीक्यू से रिलेटेड होगा, आप इसको खुद भी मार्क करके आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस, फिलोसफी ऑफ द रिक्वायरमेंट, इंटरनल रिक्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्ट क्वेश्चन। जिसके बाद जॉब इवैल्यूएशन, रिक्वायरमेंट, अच्छा रिक्रूटमेंट क्या होता है जी, रिक्रूटमेंट ये रेफर करता है वो तमाम प्रोसेस जो कि अट्रैक्ट करते हैं पोटेंशियल जॉब एप्लीकेशंस को फ्रॉम दी अवेलेबल लेबर फोर्स में, ठीक है। उसके बाद है जी इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट में क्या होता है, व्हेन जॉब वैकेंसीज एग्जिस्ट, जब जॉब वैकेंसीज आ जाए, द फर्स्ट प्लेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक फॉर द प्लेसमेंट इन विद इन इटसेल्फ। द मेजर फॉर्म ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट इंक्लूड प्रमोशन फ्रॉम विद इन, जॉब पोस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर रेफरल्स को देखते हुए। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हाई स्कूल्स और वोकेशनल स्कूल्स में देखा जाता है, कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस ये आप लोग खुद देख सकते हो, एक्सटर्नल वर्ड से ही है। बेसिकली क्या है कि जो भी एमसीक्यूज आए ना उसको ध्यान से पढ़ना और तुक्का लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सोच समझ के आंसर लगा के आना, तुक्का भी सोच के लगाना, ठीक है, ऐसी ना क्लिक करके आना। लिटरली बहुत सी एमसीक्यूज अगर आप लोग सोच समझ के ठीक करके आ जाना तो आप लोगों के ठीक हो सकते हैं। अच्छा जी, यील्ड रेशियो से रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए। यील्ड रेशियोज में क्या होता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द यील्ड रेशियो। उसके बाद कॉन्टिजेंट वर्कर्स कौन से होते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पार्ट टाइमर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पार्ट टाइमर्स को क्या कहते हैं, पार्ट टाइमर्स को हम लोग कॉन्टिजेंट वर्कर्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। टेम्परेयर्स भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी कहते हैं, कंप्राइज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। उसके बाद सिलेक्शन, इससे रिलेटेड आप लोग खुद लिख के आ सकते हो। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेक्शनल प्रोसेस, लीगल कंसिडरेशन, स्पीड ऑफ डिसीजंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
प्रोबेबिलिटी ये भी इसमें स्टेप्स इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद है सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जी सिलेक्शन में टेस्ट कौन से आते हैं इन पे ज़रा फोकस रखें, ठीक है। सबसे पहला सिलेक्शन में टेस्ट आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए देखी जाती है। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स यूजिंग सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपरली डिजाइन सिलेक्शन। अच्छा जी प्रॉपरली डिजाइन सिलेक्शन की खसूसियात क्या होती हैं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है, नॉर्म्स एंड एबिलिटी एंड देन वैलिडिटी पे होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वैलिडिटी स्टडीज। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी स्टडीज आप लोगों की आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो याद रखना है। क्रिएशन रिलेटेड वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी एंड देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये 3 टाइप्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, दूसरी है जी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कौन सी होती हैं। इसमें कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, साइकोमोटर एबिलिटी टेस्ट होता है, जॉब नॉलेज टेस्ट होता है, वर्क सैंपल टेस्ट होता है, वैलिडेशन टेस्ट की कोई सी टाइप आप लोगों से पूछ सकते हैं। सो कोई से 5 टाइप्स आप लोग यहाँ से याद कर लेना, आप लोगों के पेपर में टाइप्स आ सकती हैं। उसके बाद जॉब इंटरव्यूवर्स। जॉब इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं, इंटरव्यूअर प्लानिंग इसमें आती है, कंटेंट ऑफ इंटरव्यू आता है, और टाइप्स ऑफ इंटरव्यूअर्स। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूअर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जी दी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूअर हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूअर हो सकते हैं, जिसमें सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, जॉब नॉलेज क्वेश्चन हो सकते हैं, जॉब सैंपल सिमुलेशन क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्कर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ इंटरव्यूइंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का शॉर्ट या लॉन्ग और एमसीक्यूज के रिलेटेड भी कोई से 3 मेथड दे देंगे और चौथा कोई से रैंडम दे देंगे, बोलेंगे कि इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। सो मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग आप लोग याद रखना, 1-on-1 इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, बोर्ड इंटरव्यू एंड देन स्ट्रेस इंटरव्यू। तो ये मेथड्स हैं किसके, इंटरव्यूइंग के, ये चारों के आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। रियलिस्टिक जॉब रिव्यू वगैरह। अच्छा जी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में आप लोग क्या देते हैं कि वेरिफिकेशन करते हैं उसके एजुकेशन की, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की, एक्सेट्रा। निगलिजेंट हायरिंग एंड रिटेंशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के आ जाए ना इंटरव्यू से रिलेटेड, तो थोड़े बहुत आप लोग जस्ट ये हेडिंग याद कर लो। कंडीशनल जॉब ऑफर होता है, फिजिकल एग्जामिनर होता है, परमानेंट जॉब ऑफर वगैरह, ये सारा कुछ आता है। अच्छा कंडीशनल जॉब ऑफर से रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों का आ सकते हो। कंडीशनल जॉब ऑफर यही होता है कि यानी कि कुछ टाइम आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोग शायद सिलेक्ट हो सकते हो, बस थोड़ी सी उनकी मजीद डिमांड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। सो ये आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग मैनेजर। सिलेक्टिंग मैनेजर हायरिंग प्रेसिडेंट कंट्री नेशनल्स पीसी एंड हायरिंग ऑनेस्ट होस्ट कंट्री नेशनल्स होते हैं HCN एंड देन हायरिंग थर्ड कंट्री नेशनल्स TCN होते हैं। सिलेक्टिंग मैनेजर्स वाइल सिलेक्टिंग मैनेजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कैन ही देयर पॉइंट्स विच दे आर। 3 मैनेजर्स को सिलेक्ट करते हुए आप लोग 3 तरह के टाइप्स के मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 टाइप्स आप लोगों को याद करने की ज़रूरी है। उसके बाद पेरेंट कंट्री नेशनल्स। पेरेंट कंट्री नेशनल्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ सकती हैं, तो ये आप लोग खुद भी लिख के आ सकते हो। होस्ट कंट्री नेशंस। होस्ट कंट्री नेशंस आर रेजिडेंट ऑफ द होस्ट कंट्री, ये रेजिडेंट होते हैं, इनकी आप लोगों एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद से लिख सकते हो। थर्ड कंट्री नेशंस इफ रिक्वायर्ड टैलेंट इज नॉट अवेलेबल इन द होम कंट्री। थर्ड कंट्री नेशंस यानी कि बैरून मुल्क से जैसे कि लोग हमारे स्पेशली पाकिस्तान में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो यानी कि पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री में जाना, थर्ड कंट्री नेशनल्स का वर्कर आप लोग बन के जाओगे, तो यानी कि उस कंपनी में वो टैलेंट मौजूद नहीं है, उनको वहाँ से पाकिस्तान से मिल रहा है, तो आप लोग इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख के आ सकते हो। उसके बाद सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि टीचिंग द कॉर्पोरेट कल्चर एंड फिलोसफीज अबाउट हाउ टू बिजनेस, ये इसमें सोशलाइजेशन में आता है। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं न्यू एम्प्लॉयज विद द बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर जॉब सेटिस्फैक्ट्री। वेलकम पार्टी इसमें होती है, जॉब रोटेशंस होती है और जॉब ट्रेनिंग एक्सेट्रा होती है। अच्छा जी इसमें क्या इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, टीम मेंबरशिप, द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस। मेनी पीपल सोशलाइजेशन न्यू हायर्स। अच्छा ओके सीईओ कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सीईओ से रिलेटेड याद रखें, सीईओ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वेलकम द न्यू एम्प्लॉयज। सीईओ की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वेलकम करना न्यू एम्प्लॉयज को, ये आप लोगों का एमसीक्यूज बन सकता है। एंड देन talk to them about what a good job choice, and then they made the CEO is the position to inspire. Next हमारे पास क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बन के आ सकता है टॉपिक्स कवर्ड इन एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
प्रोग्राम्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, इसमें क्या हो सकता है, फॉलोइंग टॉपिक्स आर कवर्ड इन ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें इंट्रोडक्शन आ सकती हैं, जॉब ड्यूटीज आ सकती हैं, ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज एंड देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह। सो ये टॉपिक्स आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। सो 2-3 हेडिंग्स आप लोग याद कर लें, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फेजेस ऑफ ट्रेनिंग, फेजेस ऑफ ट्रेनिंग ये इंपॉर्टेंट है। पहला फेज क्या होता है, नीड्स असेसमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। हेडिंग याद कर लें, लिख आप लोग खुद भी सकते हो। पहला ये फेज होता है एंड देन दूसरा फेज पर्सनल एनालिसिस आएगा, डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स आएगा, एस्टैब्लिशिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड देन फेज 2 में क्या आएगा, फेज 2 में क्या होता है, डिलीवरिंग दी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को डिलीवर करना। फेज 3 में क्या आएगा, ट्रेनिंग मेथड्स, मेथड्स को ट्रेन करना, मेथड्स के अकॉर्डिंग, लेक्चर, केस मेथड, सिमुलेशन, अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप, अच्छा जी, अपेरेंटाइजशिप, वट एवर इट इज कॉल्ड। अच्छा जी, ये आप लोग फेसेस 3 याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट फेसेस 3 याद रख लोगे ना, डिलीवरिंग दी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मेथड्स, जस्ट फेसेस याद रख लो। इसके रिलेटेड आप खुद भी थोड़ा बहुत लिख के आ सकते हो, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने के बहुत से अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। सो इसके 3 ही फेसेस थे ना, वर्चुअल ट्रेनिंग वगैरह, ओके। अच्छा, फेज 4 भी है। फेज 4 आप लोग याद रखना, फेज 4 कौन सा है, इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। फेज 4 इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग, ओके, टोटल 4 ही हैं। सो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को कुछ HRM एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, ये क्या है, ये मैंने थोड़े MCQs बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इनको याद कर लो। सो यहाँ पर ये सारे ही MCQs, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके याद कर लेना। ये सारे जो मैं ऊपर आप लोगों को पढ़ा के आई हूँ ना, ये सारे वो MCQs थे जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए, और इस तरह से ये MCQs आप लोगों के लिए बन के आ सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। मतलब ये सारे आप लोगों को याद हो चुके हैं, बेसिकली मेरे रीड करने का मकसद नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा थोड़ी मज़ीद हेल्प चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो होप सो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, प्लीज़ 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 दुआ फॉर मी, फॉर गुड लाइफ। अल्लाह करे आप सब लोगों की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरे, आप लोगों की अल्लाह पाक प्रॉब्लम सॉल्व करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। हमेशा मेरे लिए भी यही दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस। अल्लाह करे आपका ये पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। अल्लाह हाफिज़।